गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। नमस्कार। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग चंचल, मिथिलेश, अशोक। तीन लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं पैनल पर। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को सुप्रभात। तो एक एक करके फटाफट जो है वो आप लोग जुड़े ताकि मैं क्लास शुरू कर पाऊं। हमारी क्लास चल रही है केमिस्ट्री की और इसमें हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शुरुआत में मैटर से रिलेटेड जो चीजें थी उसको हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं देखा है, ठीक है, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो है आप वहां पर बॉटनी का एक वीडियो कल मैंने डाला था, ठीक है, और आज फिर एक वीडियो आपके पास चला जाएगा उसी तरीके से। तो एक एक करके ये सारी चीजें भी आप उधर भी कंप्लीट करते चलेंगे। उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है, तो एक बार उसको कंप्लीट करें फिर दूसरे सब्जेक्ट में एंटर करते हैं। ठीक, चलिए। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को देखने में? आप में से जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि वो घर पर मैंने रिकॉर्ड किया है, तो घर पर क्या है कि इस तरीके से कैमरे की सुविधा नहीं है और इस वजह से मैंने जो है उसको सीधे सिर्फ स्क्रीन पर रिकॉर्ड करके उसको डाला हुआ है। ठीक, तो उसमें एक चीज मुझे बताएंगे, बस पढ़ने में असुविधा हो रही है क्या? जिस जिस तरह मैंने लिखा, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है जो अक्षर उस पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, अगर आप मोबाइल फोन पर देख रहे होंगे तो शायद अक्षर काफी छोटे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं मुझे। अक्षर जो छोटे दिख रहे हैं उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे। बाकी चीजें जो है ओके, यू आर वेलकम करिश्मा। मैं बस यही पूछना चाह रहा हूं, अगर कोई समस्या हो तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो हम अपनी केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। कल जो मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को जो है वो अवसादन और निस्तारण जो प्रक्रिया है, मिश्रण के पृथक्करण की प्रक्रिया, उसके विषय में कल आपको बताया था। और उसमें अवसादन या निस्तारण इस प्रक्रिया के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे और आपको कुछ अनुप्रयोग बताए थे कि किन जगहों पर इसका अनुप्रयोग जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो अब उससे आगे जरा देख लें हम, ठीक है। उससे आगे जो नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे वो डालेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन या फिर इसको आप बोलेंगे सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी करिश्मा, मैं तो बोल ही रहा था कि उसमें जो राइटिंग हाइट है वो थोड़ी छोटी आ रही है, ठीक है। तो या तो मैं जो पीपीटी यूज करूंगा, पीपीटी की स्लाइड्स पर लिखा था मैंने, तो या तो वो पीपीटी की स्लाइड्स पर मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा या फिर कोई दूसरा स्क्रीन लूंगा जिस स्क्रीन पर मैं स्पष्ट जो भी अक्षर उकेरूं वो आपको थोड़ा बड़ा और स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से उसको जो है वो बेहतर देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन लिखे, ऐसे मिश्रण जिसमें ऐसे मिश्रण जिसमें आप एक बार फिर, जी क्लास स्टार्ट हो गया है मिथिलेश, क्लास स्टार्ट हो गया है। और आप एक बार फिर से लॉग आउट होके लॉग इन कर लीजिए। लॉग आउट होके लॉग इन कर लीजिए।
ऐसे मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले, ऐसे मिश्रण जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव, ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव और ऊर्ध्वपातित न हो सकने वाले अवयव, और ऊर्ध्वपातित न हो सकने वाले अवयव उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हों, तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से, तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से अवयवों को अलग किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से अवयवों को अलग किया जा सकता है। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप ठोस से सीधा गैस बनाने की प्रक्रिया करते हैं। इसमें बीच में द्रव नहीं बनता, सीधे ठोस से गैस चीजें बन जाती हैं, तो इसको हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के कई सारे उदाहरण जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी कोई ऐसा मिश्रण आपने बनाया हो जिस मिश्रण में एक चीज ऐसी है जो ऊर्ध्वपातित हो सकती है ना, एक चीज ऐसी है जो ऊर्ध्वपातित हो सकती है, तो आप उसको अलग कर सकते हैं, है ना, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से। जैसे मान लीजिए आपने रेत और कपूर का मिश्रण बनाया। अब वो मिश्रण आपने बना तो दिया, लेकिन अब इस मिश्रण से आपको कपूर अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो आप उस मिश्रण को किसी बर्तन में डालकर गर्म करेंगे। गर्म करने के दौरान जो कपूर होगा वो ऊर्ध्वपातित होकर, और गर्म करेंगे कैसे? तो गर्म करेंगे तो ऊपर एक आप ऐसे बर्तन रख दे, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं। वो जो बाद में मैंने इंक यूज किया है वो इंक सही नहीं था, ठीक है, तो उसका कलर जरूर, मैं ध्यान है मुझे, है ना जी सरस्वती, मैं बिल्कुल वहां पर चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं बात कर रहा था ऊर्ध्वपातन की। तो मैंने कहा कि इस तरह के मिश्रण में अगर आप ऊपर से बर्तन के एक ढक्कन रख देंगे, तो जो भी चीजें ऊर्ध्वपातित होकर जा रही है उस ढक्कन में जो है ऊपर जाकर सट जाएंगी, और फिर आप उसे खुरच कर उसके एक्सट्रैक्ट को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में आपको देखने को मिलेगा। इसके जो अनुप्रयोग हैं वो आप लिख लीजिए। अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग लिख लीजिए। पहला लिखेंगे नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है, जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊर्ध्वपातित हो सकता है। नमक को तो आपने देखा होगा, उसमें ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नमक में ऊर्ध्वपातन हो रहा होता तो आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास, घरों के आसपास भी इस तरह की चीज मिली होगी कि जो जैसे लोग पॉपकॉर्न भूंजते हैं, है ना,
पॉपकॉर्न को पॉप कराते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो सूखे अनाज होते हैं ना, उनको भूनते हैं, जैसे कि मुरमुरे हो गया या फिर चना वगैरह हो गया, तो उसको नमक में आजकल जो है वो इस तरीके से रोस्ट करते हैं, है ना। तो नमक में जो रोस्ट करते हैं वो इसलिए क्योंकि नमक गर्म होने के बाद उस तरीके से ऊर्ध्वपातित नहीं हो पाता, लेकिन यहां पर अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का मिश्रण बनाया है तो उसमें से वो जो है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। या फिर आप कह सकते हैं कि यहां पर अमोनिया और पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए ठीक है। तो इनको अलग करने के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, सब्लिमेशन का प्रोसेस, सब्लिमेशन का यूज जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक प्रक्रिया हो गई। अब नेक्स्ट प्रक्रिया जो आप लिखेंगे उसके बारे में यहां पर मैं बता देता हूं आपको। इसका नाम लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी। देखिए, क्रोमा शब्द जहां भी यूज होता है, इसका मतलब हमेशा होता है कि यहां पर कुछ ना कुछ कलर से रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है, यहां पर कुछ ना कुछ कलर से रिलेटेड चीजें होंगी। तो इसके विषय में आप लिखें इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। फिर से बोल देता हूं, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है, उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया अभी कि रंग के लिए विशेष रूप से ये चीज जो है क्रोमा शब्द का यूज किया जाता है। तो यहां जब हम अनुप्रयोग लिखेंगे इसके, तो उस अनुप्रयोग में आप देखेंगे कि जो रंग वाली चीज है वो यहां पर शामिल हो जाएगी। जैसे आप लिख सकते हैं, डाई के रंगों को पृथक करने के लिए, डाई के रंगों को पृथक करने के लिए डाई के रंगों को पृथक करने के लिए ठीक है। या फिर इसी में लिख सकते हैं, प्राकृतिक रंगों से, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट, या फिर वर्णक को अलग करने के लिए।
या फिर रुधिर या रक्त से, नशीले पदार्थ हो, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, है ना, नशीले पदार्थ हो, या फिर आप कह सकते हैं ड्रग्स को पृथक करने के लिए। तो ये तो लैब में टेस्ट के लिए जब ब्लड जाता है तो उस ब्लड में ड्रग है या नहीं है ना, इस तरह के नशीले पदार्थ हैं या नहीं है, उसके लिए इस क्रोमेटोग्राफी पद्धति का या इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। और इस विधि के इस्तेमाल से इन चीजों को अलग कर देते हैं, है ना, रक्त या रुधिर से जो नशीले पदार्थ हैं इनको जो है वो अलग कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है प्रक्रिया आप लिखेंगे, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, आसवन की प्रक्रिया। आसवन, ठीक है, आसवन की जो प्रक्रिया होती है इसको हम, इसकी अंग्रेजी में लिख देता हूं, डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, डिस्टिलेशन। आसवन की प्रक्रिया या डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो इसका उपयोग करते हैं। लिखे, इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है जो विघटित हुए बिना जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, तथा जिनके घटकों के क्वथनांक तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। जी फिर से एक बार सुन लें, इस विधि का प्रयोग इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के बीच तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के बीच अधिक अंतराल होता है। घटकों के क्वथनांकों के बीच अधिक अंतराल होता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को इस विधि द्वारा इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है।
ठीक है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस प्रकार का हम लोग स्कूल कॉलेज में उन्होंने किया होगा, जिनका साइंस होगा। एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क को इस तरीके से जो है वो बर्नर के नीचे रख दिया। ठीक है, या स्पिरिट लैंप हम लोग इस्तेमाल करते थे, उसमें रख देते थे। ठीक, और इसमें जो था वो मिश्रण डाल देते थे कुछ, दो घुलनशील चीजों के मिश्रण डाल दिए, जैसे मान लिया कि एसीटोन और जल का मिश्रण डाल दिया। और उसके बाद यहां से क्या करते थे कि एक इस तरीके से नलिका का प्रयोग करते थे, है ना, जो जाकर किसी दूसरे बर्तन में या किसी दूसरे जार में जो है वो ओपन होता था इस तरीके से। सपोज किया यहां पर हमने एक बीकर लगा दिया, उस बीकर में वो ओपन हो रहा है। तो क्या होता था कि मान लीजिए यहां पर हमने इसमें जो है वो एसीटोन एवं जल का मिश्रण ले लिया। अब हमें इसे अलग करना है। एसीटोन एवं जल का मिश्रण ले लिया, अब हमें इसे अलग करना है। तो अलग कैसे करेंगे? यहां से जब ये उबलना शुरू होगा तो उबलने के कारण जो है वाटर उबलने के बाद क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। और वाष्पीकृत होने के बाद जो है वो इस नलिका से, जो इस तरीके की नलिका है, उससे होकर यहां पर आएगा। और यहां पर हमने क्या किया है कि इस बीकर को एक ठंडे पानी के बर्तन में, है ना, इस बीकर को हमने एक ठंडे पानी के बर्तन में जो है वो रख रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो इस बीकर में आकर जब ये गिरेगा, तो वाष्प जो है जब इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ठंडा होता रहेगा। और ठंडे होने के कारण क्या है, ठंडे होने के कारण वो इस बीकर में पानी के रूप में, है ना, यहां से भी जो है वो हम इसे ठंडा कर रहे होंगे। एक्चुअली ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रहेगा। और इसमें भी हम यहाँ पर एक जार रखेंगे, इस जार को ठंडा कर रहे होंगे, क्योंकि वाष्प है ना, वाष्प ऊपर जाएगा। तो वो जार जो है वो इसमें पलटा रहेगा बीकर के अंदर। ठीक है, और वो क्या करेगा कि इस तरीके से जो है जल को इसमें इकट्ठा कर देगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, कि ये डिस्टिलेशन के कारण होता है। ये डिस्टिलेशन की प्रक्रिया है, ये आसवन विधि है, जिस आसवन विधि से हम चीजों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यही बताना चाहूंगा मैं कि आसवन की प्रक्रिया से कई सारे अनुप्रयोग जो है वो हम देखने को हमें मिलते हैं। जी, विष्णु जैसे बता रहे हैं वाइन, तो वाइन में अगर आप कहते हैं कि अल्कोहल और वाटर इन दो चीजों का मिश्रण है, तो उनको पृथक करने के लिए हम आसवन की विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आसवन की विधि को यहां पर हम समझते हैं, इसके अनुप्रयोग को। अनुप्रयोग जैसे कि एसीटोन एवं जल के मिश्रण, जल के मिश्रण को पृथक करने में। ठीक है, या फिर आप बात करें
इसमें अल्कोहल एवं जल के मिश्रण को ठीक है, अल्कोहल एवं जल के मिश्रण को पृथक करने में। तो इन चीजों को पृथक करने में, इन चीजों को अलग करने में क्या यूज होता है? आसवन विधि यूज होती है, डिस्टिलेशन होता है। अब इसी में मैं आपको एक चीज और यहीं पर बता देता हूं, यहीं पर आप लिख लीजिए साथ के साथ, जब बात चल ही रही है इसकी, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक, इसके बारे में लिख लीजिए। क्या है? लिखे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों, कॉमा, जिनके क्वथनांकों का अंतर, जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, 25 केल्विन से कम होता है, कॉमा, को अलग करने के लिए, को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अनुप्रयोग में इसके आप लिख लेंगे, वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए, या फिर कच्चे तेल, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, से, या इसी कच्चे तेल को आप पेट्रोलियम बोल सकते हैं, या पेट्रोलियम से उसके विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए, घटकों को अलग करने के लिए। ठीक है, यहां पर जो आसवन की विधि है इसमें आप लिख सकते हैं एक और, समुद्री जल के शोधन के लिए, है ना, समुद्री जल के शोधन के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप आसवन की विधि का इस्तेमाल करते हैं, आप डिस्टिलेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रभाजी आसवन जो है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, ये जनरली 2 से अधिक के लिए होता है, और उसमें भी खासतौर से जब आप ये कहते हैं कि
उनके जो घटक है, घटकों के क्वथनांकों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। ठीक है, तो जब क्वथनांकों के बीच अंतर नहीं होता तो ऐसे में उनको प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए ये चीज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ इसी प्रक्रिया से अलग होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आप देखें क्या हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। अगर इमेजेस में जाएंगे तो वहां पर आपको चीजें दिखाई दे जाएंगी। ये यहां पर चित्र बना हुआ है। अगर ये चित्र यस आ जाएगा, ये देखिए आप चित्र, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए है। अगर आपको स्पष्ट दिख रहा हो तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां से क्रूड ऑयल जो है, यहां से क्रूड ऑयल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। और ये जो क्रूड ऑयल है वो इस फर्नेस से, फर्नेस क्या है, ये फर्नेस वो जगह है जहां पर आप क्रूड ऑयल को जब पास कराते हैं तो क्रूड ऑयल जो है वो गर्म हो रहा होता है ना। फर्नेस का मतलब भट्टी हो गया। तो ये एक भट्टी है जिस भट्टी से होकर ये क्रूड ऑयल जो है वो पास कराया जा रहा है। और ये जो क्रूड ऑयल जब पास करेगा तो उसको यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से जो है वो एक चैम्बर होता है, जिस चैम्बर में अलग अलग टेम्परेचर है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर जो चीजें हैं वो क्या हो रही होती हैं, इकट्ठा हो रही होती हैं। जिसका क्वथनांक 400 डिग्री सेल्सियस है वो यहां पर है, जिसका क्वथनांक 370 है वो यहां पर है, 300 डिग्री वाले यहां पर है, 200 डिग्री वाले यहां पर है, 150 डिग्री वाले यहां पर है। तो अभी आप देखें, और सबसे ऊपर जो है जिसका क्वथनांक एकदम कम है वो सबसे ऊपर है। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ये इस तरीके से एक जो ये पूरा चैम्बर है उसमें बीच बीच में इस तरीके से डिवीजन होता है, और उस डिवीजन में ये जो आप बीच में आप देख रहे हैं ना, इसमें ओपनिंग लगी हुई है। ठीक है, तो हर वो चीज जो अपने एक निश्चित तापमान पर क्या होगी, जो अपने एक निश्चित तापमान पर उबलना शुरू करेगी और वाष्पीकृत हो जाएगी, वो चीज पहले कहां चली जाएगी, ऊपर। तो जो गैस होती है जिसको आप नेचुरल गैस बोलते हैं, है ना, या जो पेट्रोलियम से गैस निकलती है, तो गैस सबसे जल्दी जो है वो क्या हो जाएगी, उसका क्वथनांक सबसे कम होगा, तो वो जो है वो सबसे पहले ऊपर की ओर निकल जाएगी। उसके बाद थोड़ा ज्यादा क्वथनांक वाला गैसोलीन यानी कि पेट्रोल जो है वो अलग निकलता है, तो पेट्रोल इस स्तर पर आ जाएगा और उसके बाद उसको जो है यहां से बाहर कर लिया जाएगा। फिर 200 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यहां पर आ जाएगा, उसको बाहर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर डीजल बाहर हो जाएगा, 370 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूल ऑयल बाहर हो जाएगा, और 400 डिग्री सेल्सियस पर जो पेट्रोलियम वैक्स है या एस्फाल्ट है या अलग अलग तरीके के लुब्रिकेंट ऑयल है, ये सारी चीजें जो है वो बाहर आ जाएंगी। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन की विधि से एक ही द्रव से या एक ही मिश्रण से कई सारी चीजों को अलग किया जा सकता है। और वो इसलिए क्योंकि इनके बीच जो क्वथनांकों का अंतर है, क्वथनांक का अंतर काफी कम है। ठीक है, तो उस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं देखता हूं अगर कोई दूसरा ज्यादा बेहतर चित्र समझ में आ जाए। नहीं, ये वेब की फाइल है, ये नहीं आएगा। ये पीएनजी इमेज है यार।
ये देखिए थोड़ा और साफ आपको चित्र मिलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो है फ्रैक्शनेटिंग टावर में इस तरीके से अलग अलग चीजें जो है वो मिल जाती हैं, है ना। और उनके आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो हीटर है यहां पर इस फर्नेस में लगा हुआ है और यहां से क्रूड ऑयल पास कराते हैं, और क्रूड ऑयल जो है वो अलग अलग टेम्परेचर जब मिलेगा तो अलग अलग चीजें जो है वो अपने आप यहां पर आती जाएंगी और वो निकलती चली जाएंगी। ठीक है, तो पेट्रोल गैस सबसे ऊपर निकल रहा है, रिफाइनरी गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, नैप्था हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, और उसके बाद जो रेसिड्यूज बच जाते हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, वो सबसे नीचे सबसे बाद में आते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अलग अलग लेयर्स हो गए जहां पर आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही चीजें? ठीक है, तो मैं इसको फिर यहीं पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले पोर्शन को छोड़ देता हूं और आगे फिर हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे किसमें? क्रिस्टलीकरण। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें क्या कर रहे हैं? हम क्रिस्टल्स बना रहे हैं। इसमें जो है वो हम कण बना रहे हैं। लिखिए, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इस विधि को प्रयोग में लाते हैं। इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में इसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इसके द्वारा शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है या मिश्रण से पृथक किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, इसके अनुप्रयोग लिख लें हम। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमें अनुप्रयोग में लिखा, जैसे कि समुद्री जल के शोधन से प्राप्त समुद्री जल से के शोधन से प्राप्त नमक में अनेक अशुद्धियां होती हैं। अनेक अशुद्धियां होती हैं जिन्हें नमक से अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब नमक में बहुत सारी अशुद्धियां रहेंगी तो उन अशुद्धियों के साथ नमक को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि नमक के क्रिस्टल्स जो है वो बना लेते हैं, मतलब नमक को जो है वो कणों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो नमक के कण बड़े बड़े बन जाते हैं ना, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उन क्रिस्टलों को अलग कर लेते हैं और अशुद्धियों को फिर जो है वो किनारे कर लेते हैं। इस तरीके से इस क्रिस्टलीकरण का जो है वो प्रयोग किया जाता है। या फिर कोई भी अशुद्ध नमूना है उससे फिटकिरी को अगर अलग करना हो, किसी अशुद्ध नमूने से किसी अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को अलग करना। फिटकिरी को अलग करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग हो गए। इस तरीके से आप कई सारी चीजों को जो है वो समझ सकते हैं, यहां पर कई सारे जो प्रयोग है वो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ और चीजें अगर मिल सकती हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर कई सारे और भी एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हनी का क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं जब इसको जार में डालते हैं और सुटेबल कंडीशन में एक्सपोज करते हैं। यानी कि हनी यानी जो हमारे पास शहद है ना, शहद का क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। या फिर हम वाटर को आइस क्यूब या स्नो के रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्रिस्टल्स के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। या फिर जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्साइट्स जो है, जो कि लाइमस्टोन के केव में बनते हैं, चूना पत्थर के जो गुफाएं हैं उनमें बनती हैं, वहां पर वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही बनते हैं। या फिर जेमस्टोन्स यानी रत्न पत्थर जो होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में बनते हैं। तो ऐसे कई सारे क्रिस्टलाइजेशन के जो है वो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। सी वाटर के प्यूरिफिकेशन में है ना, एलम क्रिस्टल्स को जो प्योर सैंपल्स है उसको निकालने में। या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग करते हैं। दवा के जो उद्योग है वहां पर भी इसका उपयोग करते हैं, जिसमें से कई सारे अलग अलग तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो दवाइयां होती हैं, उनको पृथक करने के लिए या अलग करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर से जो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपके फेफड़ों से संबंधित दवाएं हैं, है ना, उनको शरीर में पहुंचाने के लिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में उनका आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कैप्सूल आते हैं और उन कैप्सूलों का इस्तेमाल किया जाता है पंप में, है ना, जो पंप होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनहेलर जिसको आप बोलते हैं, सो इनहेलर पंप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो ना क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, आप हमेशा देखेंगे वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। आपने वो कैप्सूल उसमें डाला पंप में, उसके बाद उसको पुश किया, पुश करने के बाद जो क्रिस्टल है वो तुरंत क्या हो जाएगा, वहां से जैसे ही वो ओपन होता है, उस कैप्सूल से ओपन होता है, या कैप्सूल में जैसे ही वो हवा बाहरी जाती है वो उसको तुरंत क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है और वो जो है आप इस्तेमाल में कर लेते हैं। तो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी ऐसे उनको वहां तक पहुंचाने के लिए क्रिस्टल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे करके कई सारे जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमने क्या पढ़ा, यहां से हमने पढ़ा कि क्रिस्टलीकरण भी एक प्रक्रिया होती है जिससे हम पृथक करते हैं। फाइनली पृथक करने की विधि में एक और विधि हम ऐड कर सकते हैं यहां पर, जिसको हम बोल सकते हैं परासरण। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। हालांकि ऑस्मोसिस से घटकों को पूरी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, या करते भी है कुछ जगहों पर ये हो भी जाता है, लेकिन कैसे होता है ये आप लिखेंगे। लिखें, जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले, जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन, जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन, दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हों, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किए गए हों, तो विलायक के अणु, तो विलायक के अणु झिल्ली को पार करके विलायक के अणु झिल्ली को पार करके कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। यह एक स्वतः स्फूर्त, इसको ऐसे लिखेंगे, यह एक स्वतः स्फूर्त स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। स्वतः स्फूर्त भौतिक प्रक्रिया है। स्वतः स्फूर्त भौतिक प्रक्रिया है जिसका कारण, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए गए विलयनों, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए गए विलयनों में सांद्रताओं की विभिन्नता के कारण उत्पन्न परासरण दबाव
होता है, उत्पन्न परासरण दबाव होता है। ठीक है। अब परासरण की कई प्रक्रिया है, उसके उदाहरण कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं उदाहरण जो है वो इस तरीके का देना चाहूंगा, जैसे कि आपने क्या किया कि किशमिश रख दिया जल में, है ना। किशमिश को जल में रखने पर किशमिश को जल में रखने पर वे फूल जाते हैं, वे फूल जाते हैं। किशमिश को जल में रखने पर वे फूल जाते हैं। किशमिश को जल में रखने पर वे फूल जाते हैं। अभी देखिए परासरण की प्रक्रिया क्या है, इसको चित्र से अगर मैं समझाऊं आपको, ठीक है, चित्र से अगर समझाऊं तो आप समझ पाएंगे इन चीजों को। हाँ जी, ये देखिए, ये ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल है और इसमें आप चीजों को इस चित्र की सहायता से समझें जो कि यहां पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये आप देखिए चित्र। अभी क्या है कि इस बीकर में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है और उस सॉल्यूशन में आप अगर देख पा रहे होंगे तो दो है। एक तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिस झिल्ली से पार होकर कुछ चीज इधर आ सकती है। दूसरा आप देखेंगे कि यहां पर क्या है कि एक तरफ जो विलयन की सांद्रता है वो कम है, दूसरी तरफ विलयन की सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता कम होने का अर्थ है कि जो विलायक है यानी जिसमें चीज घुल रही है उसकी मात्रा ज्यादा है, विलेय की मात्रा कम है। और यहां पर विलायक की मात्रा कम है और विलेय की मात्रा जो है वो ज्यादा है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है, जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि यहां पर जो है एक द्रव जो है वो कम सांद्रता वाला है, कम सांद्रता वाला विलयन, कम सांद्रता वाला विलयन, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है इधर ये है अधिक सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता वाला विलयन, ठीक है। कम सांद्रता वाला विलयन और अधिक सांद्रता वाला विलयन, तो इन दो विलयनों में के बीच अगर कोई अर्धपारगम्य झिल्ली है तो ऐसे में जो विलायक है यानी जिसमें चीजें घुल सकती हैं वो विलायक इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चलाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे यहां पर विलेय 1 2 3 4 5 6 7 गोलों के रूप में दिया गया है। तो ये 7 गोले यहां पर उसी तरीके से उपस्थित है, लेकिन जो विलायक है उसका स्तर कम हो गया और दूसरी तरफ विलायक का स्तर ज्यादा हो गया, जिसके वजह से जो इस ओर विलेय के बीच में दूरी कम थी वो दूरी यहां पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इनको पर्याप्त विलायक जो है वो मिल गया है। ठीक है, तो जब भी
इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा इस चीज की बात की जाती है कि ऑस्मोसिस या परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो परासरण में विलायक विलायक कम सांद्रता वाले, परासरण में विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चला जाता है किससे, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, झिल्ली को पार करके। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे आप ये देखें कि आपने क्या किया कि किशमिश, मान लीजिए ये किशमिश है ना, तो किशमिश को आपने डाल दिया पानी में। अब पानी की सांद्रता कम है और किशमिश का जो स्किन है, किशमिश का जो स्किन है, वो स्किन को आप मान लीजिए वो अर्धपारगम्य झिल्ली है, क्योंकि उस स्किन से होकर पानी अंदर जा सकता है, उस स्किन से होकर पानी अंदर जा सकता है। और किशमिश के अंदर जो है वो चूंकि बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन वाला मटेरियल है वाटर के कंपैरिजन में, तो वाटर क्या करेगा, वाटर इस तरीके से एंटर कर जाएगा किसमें, किशमिश के अंदर, और किशमिश जाएगी फूल, है ना। तो किशमिश अगर फूल जाए तो उसके फूलने के पीछे ये रीजन है क्योंकि वाटर जो है वो उसके अंदर एंटर कर चुका है, वाटर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उसके अंदर प्रवेश कर चुका है, और इसी वजह से किशमिश जो है वो फूल जाती है। हमारे किडनी में जो प्रक्रिया चलती है जिससे कि रक्त छनता है, तो रक्त के छनने के पीछे रीजन यही होता है क्योंकि वहां पर जो किडनी है उसमें परासरण की प्रक्रिया चलती है, और परासरण की प्रक्रिया के कारण ऐसी चीजें जो हैं वो छन जाती है। ठीक है, इसी का एक उल्टा भी आपको देखने को मिलेगा। मैं यहां पर एक चीज करता हूं, ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है जी, कम सांद्रता वाला विलयन, अधिक सांद्रता वाला विलयन, ऐसे करके हमने इसको ये कर दिया। ठीक है, मार्क कर दिया। तो अभी यहीं पर आप लिखेंगे एक और विधि, है ना, जो इसके ऑपोजिट है, इसको लिखेंगे विपरीत परासरण। विपरीत परासरण, या फिर आप इसको लिख ले रिवर्स ऑस्मोसिस।
रिवर्स ऑस्मोसिस या विपरीत परासरण। लिखे जल में विद्यमान अशुद्धियों, जल में विद्यमान अशुद्धियों जैसे कि विभिन्न खनिज, जैसे कि विभिन्न खनिज, आयन इत्यादि, विभिन्न खनिज, आयन इत्यादि विभिन्न खनिज, आयन इत्यादि आयन इत्यादि जैसी अशुद्धियों को जैसी अशुद्धियों को अलग करने के लिए विपरीत परासरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। विपरीत परासरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। विपरीत परासरण के लिए परासरण दाब के विरुद्ध दाब सृजित करना पड़ता है। परासरण दाब के विरुद्ध दाब सृजित करना पड़ता है। दाब सृजित करना पड़ता है। ठीक है। अब ये परासरण दाब क्या है, देखिए इसको यहां पर समझा देता हूं, उससे आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। भाई जो ज्यादा सांद्रता वाला विलयन है और ये कम सांद्रता वाला विलयन है, तो जिसके पास जोर ज्यादा होगा, है ना, जैसे ज्यादा सांद्रता है तो जोर ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दबाव डालेगा। इस दबाव के डाले जाने के कारण जो दबाव बन रहा है उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए क्या होगा कि लगभग सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन इधर भी बनाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि विलायक को इस पार करना पड़ेगा। विलायक इस पार आएगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने से परासरण दाब, झिल्ली के दोनों तरफ जो परासरण दाब होगा वो परासरण दाब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उसके इक्वल होने की वजह से फिर कोई भी चीज आर पार नहीं जा सकेगी। ठीक है, तो ये हो गया कि परासरण दाब किधर से लग रहा है, अधिक सांद्रता वाले विलयन से की ओर से लग रहा है। किस पर, अर्धपारगम्य झिल्ली पर। जब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, जब विपरीत परासरण होगा, तो उस विपरीत परासरण में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो कम सांद्रता वाला विलयन है उसकी ओर से अर्धपारगम्य झिल्ली पर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ये जितनी भी प्रक्रियाएं हम देख रहे हैं, है ना, इनमें हम कहीं ना कहीं जो भी विलयन के घटक हैं उन घटकों को अलग करने के लिए इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। कल कुछ प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी, आज कुछ प्रक्रियाएं हमने पढ़ी, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है,
तो यहां से हमने इस पोर्शन को अब समाप्त कर लिया है। यानी जो पहला हमारा मैटर वाला चैप्टर था, द्रव्य और उनके गुणों वाला चैप्टर था, उसको हमने समाप्त कर लिया है। अब हम इससे आगे चल रहे हैं दूसरे चैप्टर में, और इस दूसरे चैप्टर को अब हम बोलेंगे परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध। बहुत छोटे चैप्टर के फॉर्म में मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अब बहुत ही ऑब्सोलीट टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, जो जनरली अब अपेक्षा नहीं की जाती है कि यूपीएससी पूछेगा। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीजों को जानना आवश्यक है, क्योंकि उनका प्रयोग आगे आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक वो बेस तैयार नहीं है, तब तक आपको जो है केमिस्ट्री पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। इसलिए उस बेस को तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये वाला पोर्शन करा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखें। यहां पर हम बात करने जा रहे हैं परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध की। परमाणु संरचना एवं परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध। परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये आपके चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। तो अब दो तीन चीजें जो हमें समझनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो शब्द है, ओके, अच्छा देखिए, पैर के तलवों में जलन होना जो है, ठीक है, पैर के तलवों में जलन होना और वो भी गर्मी बढ़ने के साथ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपके टेम्परेचर के साथ एलर्जी का केस है, ठीक है, एलर्जी का केस है। तो ऐसा करिए आप कि आपके आसपास अगर कोई अच्छे होम्योपैथी के जानकार हो या होम्योपैथिक के डॉक्टर हो कोई, तो आप उनके पास एक बार मिलिए। वो ना कई सारी एंटी एलर्जिक दवाएं आती हैं होम्योपैथी में, जो इस समस्या को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एलर्जी की वजह से है, क्योंकि आप बता रही हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है एंटी एलर्जिक दवाएं उनसे ले सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत आपको आराम से ये दवाएं उपलब्ध हैं, अलग अलग इस तरह की परिस्थितियों के लिए आप ले सकती हैं, और उससे आपको जो है वो फायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं परमाणु संरचना और रासायनिक बंध की। परमाणु संरचना क्या है, तो इसके विषय में जैसे हमने बायोलॉजी में जब शुरुआत की थी, तो वहां पर हम लोगों ने कोशिका से शुरुआत की थी, सेल से शुरुआत की थी, और ये बताया था कि सेल जो होता है वो किसी भी जीव या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है। लेकिन सेल का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण में भी कई सारे अलग अलग चीजों का संयोजन हुआ है। उसमें कई सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि पोषक तत्वों का संयोजन हुआ है। इन पोषक तत्वों को आप प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इन सारे रूपों में देखते हैं। और जब हम इनके घटकों को ध्यान से देखते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट देखा तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमने लिपिड देखा, वो भी एक कार्बनिक पदार्थ है, उसमें भी कार्बन की उपस्थिति है, लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में वहां पर मौजूद है।
उसी तरीके से प्रोटीन देखा तो उसमें अलग अलग तरीके के अमीनो अम्ल जो है वो मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर हमें यह समझ में आता है कि अगर हम इस पूरे विश्व में देखें, ब्रह्मांड में देखें, तो जो मैटर का फॉर्मेशन है, जो द्रव्य का निर्माण है, इन द्रव्य के निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। और मैंने बताया था आपको कि तत्व क्या होते हैं। तत्व वो शुद्ध रूप होते हैं पदार्थ के जिनको कि फर्दर और उनके घटकों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो अलग अलग तत्वों से मिलकर जो चीजें बनी हैं, इन तत्वों के जो यूनिट होंगे, इनके जो इकाइयां होंगी, उन्हीं को क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे, ऐसा हमें बताया जाता है। दो शब्द आते हैं, एक शब्द आया परमाणु, दूसरा शब्द आया अणु। ध्यान रखेंगे इसको। एक शब्द आता है परमाणु, है ना, परमाणु एटम बोलते हैं, और दूसरा शब्द आता है अणु, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जब भी आप परमाणु की बात करते हैं, यानी कि उस तत्व के शुद्ध रूप की बात करते हैं और उसके एक इकाई की बात करते हैं, उसके एक इकाई की बात करते हैं। जैसे अगर हमने कहा एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन कहा, तो यानी कि हम ऑक्सीजन की एक इकाई, उसके एक यूनिट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे O। अगर हमने लिखा क्या? एटम ऑफ सोडियम, एटम ऑफ सोडियम लिखा, तो इसको हम सीधा लिखेंगे Na। एटम ऑफ पोटेशियम लिखा, सीधा लिखेंगे K। ठीक है, तो यानी कि हम उसकी एक इकाई की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का अर्थ क्या होता है कि जब आप कहते हैं कि दो, एक या उससे अधिक, दो नहीं, यहां पर एक या उससे अधिक तत्वों के, एक या उससे अधिक तत्वों के जो परमाणु है, वो एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, तो उनसे जो इकाई बनती है उसको आप बोलते हैं अणु। उसको आप क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। अब अणु दो प्रकार के हो गए। एक हो जाएंगे तत्वों के अणु। तत्वों के अणु का मतलब क्या हुआ? जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। अगर आप बोलेंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे? O2 के रूप में लिखेंगे। या फिर अगर हम बोलते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, तो इसको क्या लिखेंगे? ऑफ सोडियम। ठीक है, या यहां पर ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? Na2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक तो डिपेंड करेगा कि आप तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर यौगिकों के बारे में। अगर आप कहते हैं कि एक से अधिक है, जैसे हमने बात किया कि दो तत्व एक साथ मिले, एक मिला एक है Na सोडियम, दूसरा है क्लोराइड Cl। अब इन दोनों को मिलाने के बाद आपने बना दिया NaCl, आपने बना दिया सोडियम क्लोराइड। अब इसको जब आप लिखेंगे, इसको जब आप लिखेंगे, तो आप NaCl जब लिखेंगे आप, तो इसका मतलब आप यहां पर परमाणु की बात नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु हमेशा क्या करता है? एक तत्व की एक इकाई के रूप में देखा जाता है। मॉलिक्यूल में क्या है कि दो तत्व एक साथ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यूनिट बना सकते हैं। तो यहां पर NaCl को आप एक मॉलिक्यूल के रूप में, एक अणु के रूप में देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो है वो समझ में आती हैं हमें, परमाणु और अणु जिनको कि इकाइयों के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहां पर अब मैं आपको कुछ ऐसे थ्योरीज है जिन थ्योरीज से थोड़ा सा परिचित करा देता हूं। उन थ्योरीज के बेसिस पर ही परमाणु और अणु जैसी चीज जो है उसको समझाया गया केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दुनिया में। तो इसमें शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे लावोजियर और दूसरे साइंटिस्ट थे प्राउट, है ना, प्राउट्स। तो लावोजियर और प्राउट जो थे, इन दो लोगों ने एक सिद्धांत दिया
और उस सिद्धांत को उन्होंने कहा कि ये एक तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है और दूसरे सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया स्थिर अनुपात का नियम। इस बेसिस पर उन्होंने बताया कि जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी मैटर इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी मैटर जो हैं वो तत्वों के संयोजन से बने हैं। और जब तत्वों का संयोजन होता है तो उनमें उस द्रव्य के बनने में जो तत्व शामिल होते हैं, उन तत्वों में उस मैटर में, उस द्रव्य में उन तत्वों का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। यानी कि उसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। जितना द्रव्यमान है उसका उतना ही द्रव्यमान वहां पर मिलेगा। इसी वजह से जब आप बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एक परमाणु अगर आपने लिया तो उसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 8 होता है ना। एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 8 होता है। जब आप ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यानी O2 ले लेते हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु एक साथ मिल जाते हैं, तो आप सीधा बोलते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 16। यानी O और O इन दोनों के द्रव्यमान 8-8 इस O2 में भी संरक्षित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो O2 है, O2 जो है उसमें इनके द्रव्यमान का कहीं क्षरण हो जाए या उसमें उनका द्रव्यमान जो है वो कहीं पर खत्म हो जाए या कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये सीधे तौर पर देखा जाता है, ये सीधे तौर पर देखा जाता है। एक मिनट, सॉरी, आवाज अभी आ रही है? ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी आप दो तत्वों की बात करते हैं जिनके मिलने से अणु बना, है ना, जो दो तत्व हैं उनके मिलने से अणु बना, ये अणु क्या होंगे? ये अणु एक निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे। आपको जब भी सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ मिलेगा तो ये सोडियम क्लोराइड हमेशा NaCl ही लिखा हुआ मिलेगा, NaCl ही लिखा हुआ मिलेगा। कहीं पर भी ये आपको Na2Cl या NaCl2 इस तरह का लिखा हुआ नहीं मिलेगा, या NaCl3 इस तरीके का लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा क्या है, यानी कि NaCl का एक अणु बनने में एक अणु या एक परमाणु चाहिए किसका? सोडियम का, दूसरा चाहिए किसका? क्लोराइड का। तो ये जब दोनों एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं तभी हो रहा है। वाटर हमें लिखना होता तो हम हमेशा H2O लिखते हैं, ठीक है।
अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड लिखना होता है तो हम हमेशा H2SO4 ही लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना होता है तो HCl लिखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी अणु की बात करते हैं तो उस अणु में परमाणु जो भी इस्तेमाल आ रहे हैं या जो भी तत्व उपयोग में आ रहे हैं वो हमेशा एक निश्चित या एक स्थिर अनुपात में जुड़ते हैं। इसलिए लावोजियर और प्राउड जो थे इन्होंने सिद्धांत दिए दो। इन्होंने बताया कि भैया एक तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता है और दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों के अंतर्गत ही कोई द्रव्य बनता है ना। कोई परमाणु या कोई अणु जो है वो, कोई मॉलिक्यूल जो है वो बनता है, कोई यौगिक बनता है। और इसलिए हमें इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे जब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया तो वो इन्हीं पर बेस्ड आया, ठीक है। तो अभी यहां पर आप सबसे पहली चीज जो ऐड करेंगे या लिखेंगे परमाणु संरचना को लेकर, वो लिखिए लावोजियर एवं प्राउस्ट लावोजियर एवं प्राउस्ट ने कई प्रयोगों के पश्चात, प्राउस्ट ने कई प्रयोगों के पश्चात रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। दो नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से नियम है भाई? तो पहला नियम जो है इसको बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलेंगे? नहीं, ये अच्छा नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखे इसमें, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही नाश। ठीक है, ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। मतलब जो द्रव्यमान है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या है? हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी मैटर में एक्स्ट्रा उस चीज का द्रव्यमान नहीं आ सकता, ना ही उससे आप निकाल सकते हैं। जो उसका द्रव्यमान है वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। वो द्रव्यमान जो है वो हमेशा निश्चित रहेगा। दूसरी चीज जो यहां पर हम लिख सकते हैं वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम।
ये क्या चीज है भाई? स्थिर अनुपात के नियम को कैसे बताएंगे? तो इसके लिए ये बताया गया कि जो भी मैटर बनेगा, जो भी द्रव्य बनेगा, उसमें हमेशा अनुपात जो है, उसमें हमेशा अनुपात जो है वो स्थिर रहेगा। अनुपात जो है वो हमेशा स्थिर रहेगा। आप लिखिए, यहां पर लिखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में, तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें बताई किसने? ये बताई लावोजियर और प्राउस्ट ने। जब लावोजियर और प्राउस्ट ने इन चीजों को बता दिया, तो इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों को यह समझ में आया कि भाई उनके आसपास जितने भी मैटर हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ इकाइयां निश्चित हैं, और उन इकाइयों के आधार पर ही यह बात कौन कह रहा है? लावोजियर और प्राउस्ट साहब ने किया। तो इस आधार पर आगे चलकर लोगों ने यह ढूंढने की कोशिश की कि परमाणु जैसे जो तत्व हैं, उन तत्वों की इकाइयां क्या हो सकती हैं, है ना? उन तत्वों की इकाइयां क्या हो सकती हैं? उसके बेसिस पर क्या आया? उसके बेसिस पर आया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया। अब डाल्टन साहब ने कहा कि भाई आपको अब ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो सभी मैटर भी उसी तरीके से एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने हैं, जैसे कि आप नहीं, मैसेज जा रहा है, बिल्कुल बताइए भज्जू जी क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने जो बताया, यहां पर जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, रासायनिक संयोजन के ये जो दो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इन दो नियमों के आधार पर डाल्टन साहब ने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और उन्होंने यह बताया कि सभी द्रव्य जितने भी हैं वो कुछ इकाइयों से मिलकर बने हैं, वो कुछ इकाइयों से मिलकर बने हैं, और उन इकाइयों को कहा जाता है परमाणु, है ना? उन इकाइयों को परमाणु कहा जाता है। और इस तरीके से डाल्टन ने आगे यह भी बताया कि जितने भी परमाणु हैं, जितने भी इस तरीके के द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं उनमें जो परमाणु हैं ये अविभाज्य, ये क्या है? ये अविभाज्य कणों के रूप में जाने जाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है
तो परमाणु न ही सृजित होते हैं, यानी नए परमाणु ऐसा है कि नहीं बन जाएंगे, और न ही जो ऑलरेडी परमाणु वहां पर उपस्थित हैं वो परमाणु विनाश भी उनका नहीं होता है ना। जो परमाणु है ये अविभाज्य सूक्ष्म कणों के रूप में है। तो आप यहां पर 2-3 पॉइंट लिख लें। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। इसके अनुसार एक एक करके हम लोग पॉइंट लिख लेंगे। पहला पॉइंट लिखे, प्रत्येक द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। प्रत्येक द्रव्य किससे निर्मित होते हैं? प्रत्येक द्रव्य जो हैं वो परमाणु से निर्मित होते हैं। और ये जो परमाणु है ये परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मता कण होते हैं, है ना। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किए जाते हैं और जिनका न ही विनाश होता है। तो ये दूसरी चीज निकल कर आई। और ये दूसरी चीज क्या निकल कर आई कि जो हमारे पास इस तरीके के जो हैं एक मिनट, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आप लिखे, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के
दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान समान होते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान जो होते हैं वो समान होते हैं। और इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के जो गुण हैं वो भी क्या होते हैं, या उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो भी समान होते हैं। सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म भी, सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म भी, रासायनिक गुणधर्म भी, गुणधर्म भी, धर्म भी समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। यानी कि इनके साथ हम यह भी देख सकते हैं कि इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अगर अलग अलग तत्व हैं तो अलग अलग तत्वों के जो द्रव्यमान होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के जो द्रव्यमान होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के जो द्रव्यमान होंगे वो भी अलग अलग होंगे, और उनके रासायनिक गुणधर्म जो होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जी बिल्कुल, जी सरस्वती, मैं यही बताना चाह रहा था कि ये प्रत्येक द्रव्य जिन कणों से मिलकर बनते हैं उन्हीं कणों को आप परमाणु बोलते हैं, है ना। और या प्रत्येक द्रव्य जिन इकाइयों से मिलकर बनते हैं उन इकाइयों को परमाणु बोलते हैं। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य परमाणु से निर्मित है ना। प्रत्येक द्रव्य परमाणु से निर्मित है। तो मैंने क्या बताया आपको कि परमाणु, प्रत्येक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो सभी परमाणु के द्रव्यमान समान होते हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही चीजें। यानी कि जब भी आप दो अलग अलग तत्वों की बात करेंगे, आप जब भी दो अलग अलग तत्वों की बात करेंगे तो उन तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान अलग होंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे एक और चीज आपको बताई जा रही है, वो ये है कि जब आप किसी यौगिक में बात करेंगे, जब आप किसी कंपाउंड में बात करेंगे तो परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार हमेशा निश्चित होगा। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होते हैं।
देखिए, जब हमने यौगिक की परिभाषा लिखी थी वहां पर भी इन चीजों को देखा था। वहां पर भी हम लोगों ने इन चीजों को देखा था कि यौगिक में हमेशा जो भी तत्व शामिल किए जाते हैं वो तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में मिलकर, अब आप तत्व जब शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तत्व किससे बना होगा? उनके परमाणुओं से मिलकर बना होगा, उनके परमाणुओं से मिलकर बना होगा। भज्जू, आप अपना टेलीग्राम ओपन करके देखिए, टेलीग्राम ओपन करके देखिए, वहां पर आपको ऐड किया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि मैं चीजों को देख रहा था तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड किया जा चुका है। और इवन यहां जो बैठे हुए हैं सहयोगी मेरे, ठीक है, उन्होंने आपको मैसेज भी कर दिया होगा अभी कि आप एडेड है वहां पर। ओके, तो आप देख लीजिए वहां पर। आज इन चीजों को समझ में आ रहा है? डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिए वो समझ में आई चीजें? ठीक है, सो ओवरऑल ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको यह पता चलेगा कि जो परमाणु है ना, उनकी इकाइयों में बड़ी समानता मिल रही है और साथ के साथ जो है प्रत्येक परमाणु एक समान ही दिखाई देंगे, है ना। परमाणुओं में किसी भी प्रकार की भिन्नता दिखाई नहीं देगी। ये चीज डाल्टन ने परमाणु के रूप में जो है वो बताया। तो अभी हम जब डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत आपने लिख लिया तो आप यहां से अब क्या लिख लेंगे कि परमाणु क्या है ना। आप परमाणु की बात कर सकते हैं, आप एटम की बात कर सकते हैं कि एटम क्या है। अब यहां से हम परमाणु को समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यह पता चल गया कि हम किसी इकाई की बात कर रहे हैं, हम किसी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो जब हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो यूनिट क्या है, उसे हम कैसे पहचानेंगे? लिखे, चले लिखे। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को परमाणु बोलते हैं। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को परमाणु कहते हैं। यानी ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। जितने भी मैटर बनते हैं उन मैटर्स के बनने के लिए, उन द्रव्यों के बनने के लिए जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो कंस्ट्रक्शनल यूनिट है, वो क्या है? वो है आपका परमाणु। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। तथा अधिकांश तत्वों में परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते। परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रहते। तो कैसे रहेंगे भाई अगर स्वतंत्र नहीं रहे? यहीं पर नीचे आप डालेंगे, लिखे जरा कि ये या तो अणु के रूप में, ये या तो अणु के रूप में या आयन के रूप में, ये या तो अणु के रूप में या आयन के रूप में, या तो अणु के रूप में या आयन के रूप में
या तो अणु के रूप में या आयन के रूप में पाए जाते हैं। या तो अणु के रूप में या आयन के रूप में पाए जाते हैं। अणु के रूप में या आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। सो अल्टीमेटली हमने परमाणु के विषय में जान लिया। अल्टीमेटली हमने ये जान लिया कि परमाणु क्या है, एक रचनात्मक इकाई है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्लियर। अब देखिए अणु क्या है फिर, और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो द्रव्य बन रहा है, जो मैटर बन रहा है, वो क्या है। तो कहते हैं कि जब अणु आपस में संयोजित होते हैं या आयन आपस में संयोजित होते हैं तो उनसे ही कोई द्रव्य बनता है, कोई मैटर बनता है। अगर मैं फिर से वही चीज बता रहा हूं कि अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में दो तत्व हैं, दो तत्व हैं, एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। ये दोनों जब मिलेंगे तो दोनों के मिलने से ही क्या बनेगा, दोनों के मिलने से बनेगा सोडियम क्लोराइड का मैटर, सोडियम क्लोराइड का द्रव्य। यहां पर आप ध्यान रखें कि जो सोडियम है और जो क्लोराइड है ये दोनों आयन के रूप में मौजूद रहते हैं, और ये आयन जो है यानी सोडियम जो है वो सोडियम पॉजिटिव आयन या कैटायन के रूप में मौजूद होता है, और क्लोराइड जो है वो एनायन के रूप में मौजूद होता है, यानी ऋणात्मक आयन के रूप में मौजूद होता है। और ये जब दोनों संयोजित होते हैं तो इनके संयोजन से ही क्या बनता है, इनके संयोजन से NaCl बनता है। तो अल्टीमेटली परमाणु का अस्तित्व ज्यादा स्वतंत्र रूप में नहीं होता। परमाणु जो है वो आपस में मिलकर अणु का निर्माण कर देते हैं, और वो जो अणु बनेगा उसमें परमाणुओं की संख्या निश्चित होगी। जो अणु बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा, उसमें परमाणु की संख्या निश्चित होगी। जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन के दो परमाणु जो है वो एक साथ मिलकर ऑक्सीजन का अणु बनाएंगे। या फिर अगर हमने बात की है कि जो है वो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा H2 के रूप में आप लिखते हैं, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का अस्तित्व जो प्रकृति में है वो अणु के रूप में है, वो परमाणु के रूप में नहीं है। तो वो क्या लिखेंगे, दो उसके परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और उसी रूप में पाया जाता है। N2 लिखते हैं, नाइट्रोजन नहीं लिखते, N2 लिखते हैं। N2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन भी जो है वो परमाणु के रूप में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जा रहा है, वो अणु के रूप में पाया जा रहा है। तो ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे करके आप चीजों को अलग कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब लिख लें अणु क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। अणु या मॉलिक्यूल क्या है, अब आप उसको लिख लें साथ के साथ। अणु या मॉलिक्यूल क्या है, लिखें। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस तत्व अथवा यौगिक के अथवा यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। साधारणतया या साधारण रूप से अणु
ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा परस्पर आकर्षण बल द्वारा, अथवा परस्पर आकर्षण बल द्वारा परस्पर आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से जुड़े होते हैं, परस्पर आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि परमाणु अस्तित्व तो है उसका, क्योंकि इसी इकाई से मिलकर कोई द्रव्य बन रहा है, इसी इकाई से मिलकर कोई मैटर बन रहा है, समझ रहे हैं ना आप? लेकिन स्वतंत्र रूप से इनका अस्तित्व नहीं है, मतलब स्वतंत्र रूप से ये नहीं रहते नेचर में, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अगर रहना है तो ये कौन रहते हैं? ये रहते हैं अणु, है ना, ये रहते हैं अणु। तो अणु कैसे बनेंगे? मैंने आपको बताया, दोनों तरीके से आप इसको समझेंगे। अणु जो है वो या तो दो या दो से अधिक परमाणु किसी एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो भी अणु का निर्माण करते हैं। तो इस बेसिस पर आपके पास अणु दो प्रकार के हो जाएंगे, इस बेसिस पर आपके पास अणु दो प्रकार के हो जाएंगे। एक अणु होगा तत्वों के अणु। तत्वों के अणु का मतलब क्या हुआ कि उसमें सिर्फ तत्व के समान परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाएंगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया H2, O2, N2, इस तरीके से। और एक हो जाएगा यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु में क्या होगा कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर एक अणु का निर्माण कराएंगे। और यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उसमें जितने भी परमाणु मिलेंगे वो निश्चित संख्या में मिलेंगे, वो निश्चित संख्या में मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो हैं वो इन चीजों को समझ पाएंगे, इन चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझें, इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि आगे अभी हम जो इस चैप्टर में चीजें पढ़ेंगे, मैंने बताया इस चैप्टर में हमें वैसे तो आप जाएंगे तो कैसे किस अफबाउ का प्रिंसिपल आपको बताना है, मतलब अफबाउ का प्रिंसिपल जो है वो इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, या फिर रासायनिक बंध कैसे बनते हैं उनके विषय में पढ़ाया जाता है इस चैप्टर में। लेकिन उन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो केमिस्ट्री के अलग पोर्शन में आपको ले जाएंगे, जिससे आपसे प्रश्न कभी नहीं यूपीएससी पूछेगा। तो यूपीएससी जो प्रश्न पूछेगा मैं उसके आधार पर आपको चीजें एक्सप्लेन यहां पर करूंगा, है ना, और उन चीजों को जिसकी आवश्यकता है उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, आप आराम से इस चीज को जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, रासायनिक बंधों को पढ़कर। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त कर रहा हूं मैं, और कल की क्लास में आगे मिलेंगे तो आगे फिर इससे जो बाकी की चीजें हैं उनको मैं करूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं और कल बाकी की चीजें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।